हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर का लेटेस्ट चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा एंड आई एम श्योर कि उसे पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आए भी होंगे, जैसे कि मेरे दिमाग में आए हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हें आंसर करूं। एंड हो सकता है कि इसी बीच तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर भी तुम्हें इस वीडियो में मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड हाँ, अगर अभी तक तुम में से किसी ने भी चैप्टर 342 नहीं पढ़ा तो भाई पहले वो पढ़ लेना, नहीं तो तुम मेरा रिव्यू वीडियो देख सकते हो। रिव्यू वीडियो की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। लेकिन पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये देखना, ताकि तुम्हें ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आए। इसमें जो थ्योरीज वगैरह होगी वो तुम्हें समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में मैं टोटल 3 पॉइंट्स रखने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डिड यामी एक्चुअली किल्ड हिज फैमिली। सेकंड पॉइंट, व्हाई ही डिड दैट। थर्ड पॉइंट, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एंड फोर्थ पॉइंट, रैंडम शीट। तो हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डिड यामी एक्चुअली किल्ड हिज फैमिली। तो देखो, जब चैप्टर 341 आया था तब उसके एंड में जब इचिका ने आस्था को कहा था कि भाई यामी ने अपने क्लैन को मार दिया, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि भाई इचिका ने कुछ और देखा होगा और उसे गलतफहमी हुई होगी। लेकिन चैप्टर 342 ने मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी और हमें चैप्टर में दिखाया गया कि हाँ, एक्चुअली में यामी ने ही अपनी फैमिली को मारा है और इचिका ने कुछ गलत नहीं देखा था। चैप्टर 342 में इचिका ने देखा कि भाई उसका जो पूरे क्लैन मेंबर्स है वो मरे पड़े हैं और यामी बीच में खून भरी तलवार लेकर खड़ा है और वो खुद भी खून से लथपथ है। तो हाँ, यामी ने अपनी फैमिली को मारा है। तो हमें हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर मिल जाता है। सेकंड पॉइंट, Why he did that। तो इसके आंसर के लिए हमें चैप्टर 342 को खगोलना होगा। तो देखो, चैप्टर 342 में हमें बताया गया है कि इचिका और यामी के जो पिता हैं वो इचिका से नफरत करते हैं, क्योंकि इचिका उसे अपनी वाइफ की याद दिलाती है। और देखो, ये बात जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं, ये थोड़ी डीप है। चैप्टर 342 में यामी और इचिका के पिता यह भी कहते हैं कि जो उनका यामी क्लैन का जो ब्लड है वो खत्म होता जा रहा है और वो अब पहले से वीक होते जा रहे हैं। यानी कि अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका जो क्लैन है वो वीक हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं है। और यहीं पर आती है इचिका के लिए उनके पिता की हेट। क्योंकि देखो, अगर इचिका को उसकी माँ जन्म देते ही नहीं मरती तो हो सकता है अगर जिंदा रहती तो उनका जो क्लैन है वो थोड़ा और इंक्रीज होता, जिससे कि उनकी जो मैन पावर है वो और बढ़ती। लेकिन इचिका को जन्म देते ही उसकी माँ मर गई और उनका जो क्लैन है वो वहीं पर एंड हो गया। और अपने क्लैन को यहीं पर एंड होते देख इचिका के पिता काफ़ी गुस्सा है और इसीलिए इचिका से नफरत करते हैं। तो ये जो नफरत है वो इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, वो काफ़ी गहरी है। मैं भी तुम सोच रहे हो कि भैया मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, इसका पॉइंट टू से क्या लेना देना है। लेकिन ध्यान से सुनो, इसका पॉइंट टू से काफ़ी कुछ लेना देना है, क्योंकि अब जो मैं पॉइंट टू का जवाब देने वाला हूँ उसकी टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ है उस जवाब की, और तुम उसे 2 थ्योरीज भी कह सकते हो। तो हम सीधा पॉइंट 2 के आंसर की ओर बढ़ते हैं और पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि असल में क्या हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इचिका के जो पिता थे उससे काफ़ी नफरत करते थे, तो हो सकता है कि इचिका के पिता ने अपने बाकी क्लैन मेंबर्स के साथ ऐसा प्लान बनाया कि इचिका को मार देना चाहिए। आई नो इट्स काइंड ऑफ सिली रीज़न, बट यही हो सकता है। और यामी ने ये सब सुन लिया हो और वो अपने पिता के पास चला गया हो कि भैया वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। इचिका उसकी छोटी प्यारी बहन जो है, तो उसकी और पिता की बहस हुई, बाद में दोनों की तलवारबाजी हुई और इस बीच ना चाहते हुए भी यामी ने गलती से अपने पिता को मार दिया। और अब भाई ये सब बाकी क्लैन मेंबर्स खड़े खड़े तो देखेंगे नहीं, तो उन्होंने भी यामी पर अटैक किया और ऐसे में यामी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें भी मार दिया। और तभी इचिका वहाँ पर रिव के साथ आई और उसने ये सब देखा। देखो, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 की, जो कि सीधा नारुतो का रेफरेंस है इटाची की बैक स्टोरी से। एंड क्योंकि तुमने चैप्टर 342 पढ़ा होगा और वो पूरा इटाची का सीन लग रहा था तुम्हें, और सबको ही लग रहा था। हालांकि पूरा सेम तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होंगे, और मुझे नहीं लगता कि भाई तबाता उसे सेम इटाची की बैक स्टोरी की तरह ही रखेंगे। लेकिन इन केस ऐसा होता है तो हम यहाँ पर इटाची की बैक स्टोरी का रेफरेंस लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि भाई जो यामी का क्लैन का जो लीडर था, यानी कि उसका पिता, तो मैं पता ही है कि चैप्टर 342 में हमें बताया गया है कि वो सबसे नफरत करता था, यानी कि ryuda फैमिली से, कि भाई यामी क्लैन जो है वो उनसे स्ट्रॉन्ग है, यामी के ब्लड लाइन उनसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने से वीक क्लैन के गुलाम क्यों बने रहें। और ऑब्वियस है भाई कि कोई भी स्ट्रॉन्ग अपने से छोटे कमज़ोर इंसान का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहेगा, और वो क्यों ऐसी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि भाई उन्होंने सोचा हो कि हम इस कंट्री के जो 5 मेन फैमिलीज़ हैं, जिनमें से एक ryuda फैमिली है जिसे यामी क्लैन प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही बाकी 4 को भी मार देंगे, इंक्लूडिंग ryuda फैमिली। तो ऐसे ही वो 5 क्लैन को ख़त्म करके यामी क्लैन पूरे कंट्री पर एक तरीके से राज करेगा, या फिर ऐसे ही कुछ हो सकता है। और ऐसे में भैया पूरी कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यामी ने ये सब हो सकता है कहीं सुन लिया हो और वो सीधा अपने फैमिली को, अपने पिता को रोकने चला गया कि भाई उसके होते हुए ऐसा नहीं होगा। वो अपने दोस्त को ऐसा मरते हुए नहीं देख सकता और ना ही अपनी कंट्री को इस तरह बर्बाद होते देख सकता है। तो उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश करी, फिर पिता नहीं माने तो भाई लड़ाई शुरू हुई, शॉर्ट फाइट हुई, और इसी बीच ना चाहते हुए भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि यामी को अपने पिता को मारना पड़ा। एंड अगेन बाकी क्लैन मेंबर्स खड़े खड़े देखेंगे तो नहीं भाई तमाशा,
उन्होंने भी यामी पर अटैक करने की कोशिश करी और यामी ने ना चाहते हुए भी उन्हें मार दिया। और तभी रियू के साथ वहाँ पर इचिका आई और उसने ये सब देखा। एंड यहाँ पर रियू पर भी खून लगाया, लेकिन इचिका पर कहीं भी ब्लड का एक दाग नहीं है। मुझे तो नहीं दिखा, तुम्हें दिख गया हो या फिर तुम्हें दिख रहा हो तो बता देना कमेंट में, लेकिन मुझे कहीं भी उस पर खून का एक दाग नहीं दिखा। हालांकि रियू के ऊपर था। तो इफ यामी क्लैन का कोई मेंबर मान लो रियू के ऊपर अटैक करता है तो हो सकता है कि उसकी फैमिली ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया हो। एंड अभी तक हमने ब्लैक क्लोवर में रियू की फैमिली में सिर्फ उसके अलावा किसी मेंबर को नहीं भी देखा है। तो हो सकता है कि भाई उसकी फैमिली रियू को बचाते बचाते मर गई हो। ये एक काफ़ी अच्छा रीज़न लग रहा है मेरे ख्याल से, ये काफ़ी अच्छी थ्योरी लग रही है। अगर हम कोई ऐसी पॉसिबिलिटी को लेते हैं जिसमें सेंस बने तो ये थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाती है। खैर ये हुए मेरा पॉइंट 2 का जवाब। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मेरे ख्याल से असल में वहाँ क्या हुआ होगा। और यहाँ पे देखो मैं कोई नारुतो का रेफरेंस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जो भी अभी मैंने बात करी वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी अगर तवाता नारुतो की रेफरेंस को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेविल्स का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर अब हम डेविल्स की बात करेंगे। तो देखो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या हुआ होगा। चैप्टर 342 में हमने देखा कि कैसे एक ड्रैगन हुआ करता था जिसे एक सेलेस्टियल मैडन ने हराया, और उसके बाद उस ड्रैगन का जो मैजिक पावर था वो पूरे लेक में, वहाँ की जो नदी थी उसमें फैल गया, और वो पूरा जो नदी थी वो ब्लैक हो गई, और टाइम और स्पेस में कुछ छेड़छाड़ हुई और वो जो नदी थी वो हेल से कनेक्टेड हो गई। तो हो सकता है कि किसी तरह वहाँ से डेविल्स वगैरह जो हैं वो निकल गए हों और फिर कंट्री पर अटैक हुआ हो। एंड क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि डेविल्स जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग डेविल्स होते हैं, वो अपने से कमज़ोर पर हावी हो सकते हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यामी के क्लैन को कुछ डेविल्स ने प्रोसेस कर लिया हो, और जब यामी ने ये सब देखा तो उसे समझ में ना आ रहा हो कि भैया हो क्यों रहा है, उसकी फैमिली जो है वो सब पर अटैक क्यों कर रही हैं, उस पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सब समझकर अपने फैमिली को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इन दी एंड कोई भी कोशिश काम नहीं आई, तो उसने अपनी फैमिली को मार दिया। और क्योंकि डेविल्स पूरी कंट्री में शायद और भी जगह चले गए हों, या फिर हो सकता है कि मेन फैमिली पर ही उन्होंने अटैक किया हो, तो इसमें रियू जो कि ब्लड से लथपथ था, तो हो सकता है कि उसकी फैमिली पर भी डेविल्स ने अटैक किया हो, और रियू की फैमिली ने रियू को बचाया और इसी बीच वो भी मारे गए, और रियू इसीलिए खून से लथपथ हो गया। और जब रियू इचिका को लेकर यामी के पास आया ये देखने के लिए कि भाई उसका दोस्त सुरक्षित है या नहीं, तो वहाँ पर रियू और इचिका दोनों नहीं देखा कि यामी ने अपने पूरे क्लैन को मार रखा है, क्योंकि वहाँ पर भैया सब लोग मरे पड़े हैं, लाशें ही लाशें हैं, और यामी के हाथ में तलवार है, वो भी खून से लथपथ, और यामी भी पूरा खून से लथपथ हुआ पड़ा है। तो भाई यहाँ पर हो सकता है रियू ने ना सोचा हो कि उसके क्लैन मेंबर्स को, यानी कि यामी क्लैन मेंबर को यामी ने ना मारा हो, लेकिन इचिका को लगा कि भाई ऐसा ही हुआ है, और इसलिए वो अपने भाई को ब्लेम करती है। और देखो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, थ्योरी नंबर 1। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और सेकंड थ्योरी की, जो कि मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है। तो क्या हो इफ यामी क्लैन लूसीफेगस के अंधे भक्त हो, और उनका जो डार्क मैजिक है वो लूसीफेगस से ही आता हो, लूसीफेगस के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आता हो, और यामी क्लैन ने लूसीफेगस को समन करने की कोशिश करी ताकि उन्हें और पावर मिल सके, ताकि वो रियूदा फैमिली को ख़त्म करके खुद जो लैंड ऑफ द सन है उसके किंग बन जाए, या जो शौकन होता है वो बन जाए। तो उन्होंने भैया रिचुअल परफॉर्म करी लूसीफेगस को समन करने के लिए, और क्योंकि रिचुअल है तो भैया किसी ना किसी तरीके का सेक्रीफाइस तो चाहिए ना बाबा। तो उन्होंने हो सकता है कि यामी क्लैन के एल्डर्स ने खुद को सेक्रीफाइस किया हो ताकि लूसीफेगस को समन कर सके। और समन के सर्कल के बीच भैया एक मेन कॉज भी होता है जिससे कि जो समनिंग होती है वो जुड़ी होती है, जैसे कि नास्ट के केस में भैया आर्टिफैक्ट था जो कि उस रिचुअल से मेन कनेक्टेड था, मेन कनेक्शन था उसका। तो हो सकता है इस रिचुअल में जो मेन कॉज हो वो हो यामी के पिता। तो देखो एल्डर्स ने खुद को सेक्रीफाइस किया और वो खुद मर गए, और लूसीफेगस की समनिंग जो वो कंप्लीट हुई हो। और यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई लूसीफेगस जो ना वो यामी क्लैन का एक्चुअल डेविल हो, जिसे भैया वो कॉन्ट्रैक्ट करते ही होंगे। नास्ट के केस में उनकी जो फैमिली थी वो भैया डेविल्स की फैमिली थी, मतलब डेविल्स की नहीं, मेरे ख्याल से डेविल होस्ट की फैमिली थी, और उनका कोई मैन डेविल नहीं था, वो बस किसी भी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। उनका कोई मैन डेविल नहीं था जिसे अपन, उनका कोई मैन फैमिली डेविल नहीं था। तो हो सकता है यहाँ पे यामी क्लैन का जो लूसीफेगस के साथ कनेक्शन हो वो फैमिली डेविल की तरह हो, कि भैया हर बार जो न्यू लीडर बनता हो वो इससे कॉन्ट्रैक्ट करता हो और पावर हासिल करता हो। तो ऐसा हो सकता है। तो देखो हुआ क्या भैया, इन्होंने रिचुअल परफॉर्म करी, एल्डर्स वगैरह पहले ही मर चुके थे, और यामी ने जब अपने पिता को ये सब करते देखा तो उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश करी। अगेन वही वाला लॉजिक, फिर से पिता को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उसे लगा था भाई कि लूसीफेगस जैसा डेविल अगर यहाँ आया, ऑफ कोर्स यहाँ उसे लूसीफेगस का पता नहीं था, लेकिन अगर उसे लगा कि भाई ये डेविल यहाँ इस दुनिया में आया तो हो सकता है कि पूरी जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाए, लैंड ऑफ द सन जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अपने पिता को उसने रोकने की कोशिश करी, लेकिन भैया तब तक देर हो चुकी थी, और अब बिना पिता को मारे भैया रिचुअल एंड नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैन कोस था वहाँ पर कोई आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं था, बल्कि उसका खुद का पिता था। तो उसने अपने पिता को भी मार दिया।
लेकिन तब तक क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी, कुछ डेविल्स वगैरह बाहर आ गए थे। लूसीफर भले ही ना आ पाया हो, लेकिन कुछ डेविल्स वगैरह आ गए हों और उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी हो, जिसमें र्यू की जो फैमिली है वो मर गई और उन्होंने डेविल्स वगैरह को भी मार दिया, जिससे कि र्यू भी खून से लथपथ था। और जब र्यू अपने दोस्त के पास आया तो उसने देखा भैया कि यहाँ पे तो खुद यामी जो है लाशों के बीच खड़ा है और उसके जो क्लैन मेंबर्स हैं वो सभी मरे पड़े हैं। और इशिका ने भी सीधा यही देखा। खैर ये थ्योरी मेरे को ज़्यादा सेंस बनाती है कि भाई समनिंग वाली, और इस समय कंफर्म होता है कि भाई यामी क्लैन के सारे मेंबर्स के पास डार्क मैजिक ही क्यों है, यामी के पास डार्क मैजिक ही क्यों आया। तबाता चाहते तो यामी को कोई और मैजिक भी दे सकते थे डार्क के अलावा, या फिर भाई हमारी जो इचिका है उसे भी डार्क के अलावा दूसरा दे सकते थे, लेकिन दोनों के ही पास डार्क मैजिक है। तो कंफर्म होता है कि पूरी फैमिली के पास डार्क मैजिक ही था, और डार्क मैजिक भाई ओरिजिनेट होता है सीधा लूसीफर से, तो इसीलिए इन दोनों को भी डार्क मैजिक ही मिला। और हमने मांगा में देखा है कि भैया जो यामी के पास अब जो हार्ट है वो एक तरीके से डेविल हार्ट की तरह है, क्योंकि उसमें से डेविल्स की जो मैजिक है वो बह रहा है। तो हो सकता है कि अब लूसीफर और जो यामी है वो कनेक्टेड हों एक दूसरे से। खैर ये अलग बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाती है कंपेयर टू अदर थ्योरीज जो मैंने इस वीडियो में बताई है। और देखो एविडेंस के तौर पर भाई मैं ये दे सकता हूँ कि ये जो रिचुअल जहाँ परफॉर्म हो रही थी और जहाँ पर यामी ने अपने क्लैन मेंबर्स को मार रखा है, वहाँ पर हम देखें तो उसके सामने पूरी वो ब्लैक वाटर वाली नदी है जिसका पूरा हेल से कनेक्शन है। तो भैया ऐसे में तबाता का ये शो करना है कि यामी ने अपने क्लैन को मार दिया, लेकिन उसी जगह पर मारा जहाँ से हेल का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। तो आई एम श्योर इन फ्यूचर ऐसा ही कुछ हमें तबाता दिखाएंगे, जैसे कि मैंने थ्योरी में कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाती है, और तबाता जो भी शो करेंगे उसमें थोड़ा बहुत इसका कुछ मुझे हो सकता है कि कुछ देखने को मिले इस थ्योरी का कुछ पार्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि थ्योरी में लूप होल्स नहीं है, दोनों ही थ्योरी में काफ़ी लूप होल्स हैं, या फिर जो टोटल थ्योरीज मैंने बात करी हैं शायद 3 या 4 थ्योरीज हो गई, तो सभी में कुछ ना कुछ लूप होल्स जरूर होंगे। और ये लूप होल्स मुझे कुछ देर पहले तक याद थे, लेकिन अब मैं भूल गया कि क्या क्या थे। तो तुम्हें याद आ रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तुम्हें मेरी थ्योरीज में जो गलतियाँ लग रही हैं वो कमेंट्स में बता देना। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर को लेके, या फिर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो ब्लैक क्लोवर की मांगा को लेके, तो भैया मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दूंगा और एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाऊंगा। मैंने एक सीरीज़ शुरू कर थी यार ब्लैक क्लोवर Q&A करके, जिसमें ब्लैक क्लोवर के क्वेश्चंस में आंसर करता, लेकिन क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस आए नहीं तो मैंने उस सीरीज़ को आगे एपिसोड 2 निकाला ही नहीं। तो इन केस अगर तुम्हारे पास अब क्वेश्चंस हों तो पूछ लेना भैया, मैं उनका जवाब दे दूंगा वीडियो में, और ऑफकोर्स तुम्हारा नाम उसमें फीचर होगा। बाकी यहाँ पे मेरे जो थर्ड पॉइंट है वो भी एंड होता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रैंडम शीट। तो रैंडम शीट में मैं क्या ही ले लूँ, हाँ एक चीज़ को ले सकता हूँ, इचिका और आस्था का बैटल। देखो इचिका जब से आई है भैया र्यू की काफ़ी फ़ैन बनी, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर 342 में जो यामी की उसने बेइज्जती करी भैया, और जो अब तक करती आई है वो मुझे पसंद नहीं आया भैया। हमने अब तक यामी को जैसे देखा है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, और आस्था ने भी 342 में यही कहा था, लेकिन अब क्योंकि वो चाहती है कि भैया आस्था अपनी स्ट्रेंथ से ये साबित करके दिखाए, तो मैं चाहता हूँ कि आस्था भैया इसे खूब कूटे, मतलब इतना कूटे कि इसके जो सेंसेस है ना वो सही हो जाए, और सब पता चले कि भाई कुछ टाइम पहले तक तो अपने भाई के ऊपर कितना मरा करती थी, भैया भैया करते मतलब घुमा करती थी आगे पीछे। और एक छोटा सीन जिसका तुझे पूरी रियलिटी भी नहीं पता, उसे देखकर कहती है कि भैया मेरे भाई ने पूरे क्लैन को मार दिया, उस पिता को मार दिया जो खुद उससे मारना चाहता था। ऐसी कैसी बहन है भाई। खैर जो भी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है इचिका का, लेकिन मैं चाहूँगा कि भैया यहाँ पर आस्था अपनी फुल फोर्स का यूज़ करे, फुल पावर का यूज़ करे, और बताए कि इस सीरीज़ का बाप कौन है, कौन मेन कैरेक्टर है, तू नहीं है यहाँ पर मैं हूँ। तो ऐसा साबित करें और इचिका को अच्छी खासी बैंड बजाएं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यामी की एंट्री होगी चैप्टर 343 में, अगर बैटल ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रहा तो। बट इन केस अगर 343 में बैटल एंड नहीं हुआ और 344 में कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली यामी मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा कुछ हो सकता है कि आस्था जो है वो इचिका को हरा रहा हो, और फिर अचानक इचिका जो कोई मैक्स पावर अनलीश करे और तभी यामी आकर उस ब्लो को, उस अटैक को रोक ले। मतलब बहुत ही एपिक सीन होगा भाई, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूस बम्स आ जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी सोच रहा हूँ कि इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि दोनों में से कौन जीतेगा। और बहुत से लोग इचिका को ये भी बोलते हैं भैया इचिका को देख कर कि भाई ये तो आराम से मतलब लूसीफर को 1 शॉट कर देती, हरा भी देती। तुम लोग चाहो तो मुझे बता देना कि इस पर भी तुम्हें वीडियो चाहिए क्या, आस्था वर्सेस इचिका और आस्था वर्सेस लूसीफेरो पर चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुमने वीडियो अच्छा एंजॉय किया हो, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट तो तुम्हें डेफिनेटली करना है ताकि वीडियो की रीच बढ़े। शेयर कर देना, वो तो तुम नहीं करोगे लेकिन कह देता हूँ भैया, हो सके तो कर देना शेयर। बाकी चैनल पर कोई भी कहीं से भी न्यू आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और उसके बारे में दिख रही बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर देना,
ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड हाँ गाइस, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, वो बिल्कुल फ्री है, तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा किसी बैंक अकाउंट से, तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।